जय हिंद, जोहार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 5 लेके आऊँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें पूरे पूरे डिटेल से व्याख्या करूँगा। तो आप लोग बने रहिए और लास्ट तक आप लोग बने रहिए। पूरे में क्वेश्चन जितना 40 है ना, तो 40 इंटू 4 यानी पूरे 160 क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो आप लोग हो जाइए रेडी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों? समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी के लिए शब्द मैक्रो। क्या लिखा है दोस्तों? मैक्रो। मैक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ। अंग्रेजी शब्द अर्थात इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया। एक समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा गया, एक वृष्टि अर्थशास्त्र में बांटा गया। वृष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत दोस्तों घरेलू अर्थात जो हम लोग किसी निजी क्षेत्र के लिए जो वर्क होता है वो चीज़ हमें इसके अंतर्गत का अध्ययन किया था। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूरे देश का राष्ट्रीय स्तर का हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग मैक्रो बोलते हैं, MICRO, और वृष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं MACRO। तो देखिए दोनों का वर्ड जो लिया गया और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स वर्ड ECONOMICS, ये तीनों चारों जो वर्ड्स लिया गया इकोनॉमिक्स में, चाहे वह इकोनॉमिक्स वर्ड हो, चाहे मैक्रो या फिर मार्को, ये चारों वर्ड्स जो लिया गया ना, वह अंग्रेजी के ग्रीक भाषा से लिया गया। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा ग्रीक। तो आप लोग याद रखिएगा, मैक्रो, इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो, ये तीनों वर्ड्स जो लिया गया वह ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स का फादर किससे कहते हैं? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट, चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन। सबसे पहले इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्या लिखा? चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन। तो चयन की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन के लिए दुर्लभ स्थिति होती है। क्योंकि अपन लोग को काफ़ी डेवलप नहीं है, यानी कि दुर्लभ स्थिति में है, इसलिए हम लोग का चयन की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, क्या लिख रहा? उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण क्या है? तो उत्पादन संभावना वक्र का मूल बिंदु के अवतल होने का कारण जो मेनली जो रीजन हुआ होती है दोस्तों, वो हमेशा के लिए आप लोग याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण होगा। बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, क्या लिख रहा अगला? वृष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मैंने इससे पहले बता दिया था, लेकिन मैं सही पढ़ता हूँ। वृष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिख रहा ऑप्शन। पहला क्या लिख रहा है? व्यापक होता है। वृष्टि अर्थशास्त्र का समय राष्ट्रीय स्तर निर्धारित करता है। वृष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक आर्थिक विचारों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विचारों, सामूहिक को ही बोल रहा। वृष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिख रहा है दोस्तों? व्यक्तिगत, अर्थात व्यक्तिगत बोल रहा। तो व्यक्तिगत की बात जहाँ भी किया जाए वही होता है हमारा वृष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी वृष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का, आर्थिक विचार का, या फिर अनेक क्षेत्र की बात किया जाता है। ठीक है। और वृष्टि अर्थशास्त्र का इंग्लिश का होता है मैक्रो, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। द वेल्थ ऑफ नेशन, क्या लिखा दोस्तों? ध्यान से आप लोग देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन। तो मैं आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ, द वेल्थ ऑफ नेशन के जो पुस्तक, उनके जो लेखक है, हमेशा के लिए याद रखिएगा, उनका जो लेखक हुआ एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं, यानी एडम स्मिथ इज ऑल्सो नो एज द इकोनॉमिक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? तो देखिए, उत्पादन की तकनीक से बोल रहा, उत्पादन की तकनीक से। तो उत्पादन जब भी हम लोग करते हैं ना, तो हमेशा ये हमारा ध्यान में रहता है कैसे उत्पादन करें। अर्थात दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, कैसे उत्पादन करें। और केंद्रीय समस्या कुल 3 प्रकार के होते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, और क्या कैसे उत्पादन करें। अर्थात देखिए 1 2 3, ये आपकी होती है केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या कुल 3 होती है। पहला होती है क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, और कैसे उत्पादन करें। और तकनीक के लिए बोलिए तो कैसे उत्पादन करें। इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है दोस्तों? कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता तालिका है। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत, ध्यान दीजिए क्या लिखा है? वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितना? 5 रुपये संतुलन की अवस्था में है, तो उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहिए? उपभोक्ता वस्तु कितनी इकाई प्राप्त करना चाहिए? सबसे पहले ये संतुलन की अवस्था में बोल रही है। अब 5 रुपये का, तो आप लोग को मैं ये बता देना चाहता, देखिए
₹5 का तो यहाँ पे ले रहा है ये। अब वो भी क्या ले रहा, कितनी संतुलन की अवस्था में है। तो इसके लिए एक फार्मूला मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए कुल उपयोगिता के लिए बोले नहीं, देखिए तो एमयू के लिए फार्मूला क्या कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना, टोटल यूएन माइनस में से, यानी कि जितना टी यू एन में उसमें से 1 घटा दीजिए। अर्थात देखिए यहाँ पे कितना लिख रहा है दोस्तों, 36 है, और यहाँ पे यानी कि इसके बगल में कितना 31 है, यानी दोनों के बीच माइनस कीजिए, कितना 5 आंसर आ रहा। अगर ये भी नहीं समझ आया तो मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेशन लाऊं ताकि आप लोगों को तुरंत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा, यहाँ पे कीमत ₹5 का बोल रहा ना, तो देखिए यहाँ 5 का था, तो यहाँ पे देखिए 5 की कुल उपयोगिता कितना 36 है। अब उसके सामने वाले अर्थात उसके जो बगल में होता है उससे घटा दी, अर्थात 36 में से हम लोग 31 को माइनस कर देंगे, कितना है 5, तो यानी इसका राइट आंसर हो गया 5। एग्जाम्पल है, अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर ₹5 की जगह पर अगर क्वेश्चन बाई चांस अगर क्वेश्चन ₹5 की जगह पर हमारा ₹7 पूछता, अगर ₹7 पूछता ना, तो देखिए 43 है यहाँ पे ना, तो 43 में से 40 को घटा देते हैं, यानी कितना होता है 3। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर था क्या था, ₹5 का था ना, तो 36 में से हम लोग किसको घटाएं, 31 को घटाएं, तो 36 में 31 को माइनस करने से कितना आ गया 5, तो इसका राइट आंसर हो गया 5। ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, ये भी आई क्वेश्चन, इसे आप लोग लिख लीजिए, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, फिक्स है। चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त, क्या लिखा दोस्तों, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, जब भी आपका एक अतिरिक्त आ गया, जब भी आपका क्वेश्चन में एक अतिरिक्त आ गया और यहाँ पे क्या दिख रहा, उपयोगिता, तो एक अतिरिक्त, अतिरिक्त जब भी बोलेगा, अतिरिक्त बोलेगा तो आप लोग इसका आंसर के लिए आगे सीमांत लगा दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, उपयोगिता, तो यहाँ पे उपयोगिता लिख दिया, यानी इसकी आंसर क्या, सीमांत उपयोगिता। बाई चांस अगर उपयोगिता के यहाँ पे लागत रहता तो सीमांत लागत, अगर उपयोगिता पे आगम रहता तो सीमांत आगम, अर्थात आपको अतिरिक्त रहेगा तो हमेशा सीमांत लगाना है। अब यहाँ पे आप लोग को ये देखना प्राप्त क्या होता है, उपयोगिता या आगम या लागत, जो जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो वही आपका आंसर होगा। एक्स्ट्रा चार्ज को ही बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। चलिए नेक्स्ट, एक उपभोक्ता के दो वस्तुओं के दो बंडलों, ए क्या लिख रहा है दोस्तों, समोसा कचौड़ी, बी समोसा कचौड़ी 5-6 के बीच तटस्थ है। तो इसमें कंसेप्ट याद रखिए, जब भी तटस्थ बोलेगा तो उसका हमेशा राइट आंसर होगा सत्य है, तटस्थ में हमेशा सत्य होता है, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, क्या लिख रहा है, यदि किसी वस्तु की मांग, ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है, किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q बराबर 15 - 2P है, तो वस्तु की कीमत, देखिए यहाँ पे क्या लिखना, कितना लिख रहा है, ₹1 होने पर वस्तु की मांग की मात्रा क्या होगी। कुछ भी नहीं करना है, बस देखते ही उड़ा देने का है। वस्तु की मांग की मात्रा क्या होगा ना, अर्थात देखिए यहाँ पे कीमत, कीमत को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस, प्राइस का वैल्यू 1 दिया। अब फार्मूला क्या लिख रहा है दोस्तों, Q लिख रहा है 15 - 2P, तो देखिए 15 लिख दिया हूँ -2, अब पी यानी होता है प्राइस, तो प्राइस का वैल्यू 1 दिया है, तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन किए 15, 2 1 जा 2, यानी 15 में से 2 गया, कितना गया आंसर 13। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 13 आंसर हो गया, ठीक है। अगर 2 रहता तो 2 माइनस करते हैं, ठीक है। यानी इस फार्मूला में लोग पुट आउट कर दिए, तो इससे आपका वस्तु की मांग की मात्रा निकल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है, यदि किसी वस्तु की मांग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की मांग की फलन, फलन क्या लिख रहा है, वस्तु की मांग की फलन Q बराबर क्या लिख रहा है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, Q बराबर लिख रहा है 1/P है, तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो जब भी कीमत लोच बोलेगा, इस ऐसा बोलता ना, तो हमेशा इसका आंसर जो होगा 1 से अधिक होगी, क्या होगी दोस्तों 1 से अधिक। चलिए नेक्स्ट, माना कि, क्या लिख रहा, माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है, यानी कि 2 उपभोक्ता है एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका से दिखाया गया, तो वस्तु की कीमत 3 पर वस्तु की बाजार मांग मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है दोस्तों, वस्तु की कीमत 3 पर वस्तु की बाजार मांग क्या होगी। तो देखिए 3 यहाँ पे ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ रेड कलर से, तो वस्तु की यानी 3 पे, तो 3 पे बोला ना, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा 3 पे बोला, यानी कि इसके लिए D1 और D2 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना दोस्तों 7 है, और यहाँ पे कितना 18, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 7 और 18 कितना है 25, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 इसका आंसर आ गया। यानी कि देखिए जिसका बोले उसके दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, क्यों जोड़े, क्योंकि हम बोला वस्तु की मांग मात्रा क्या, इसलिए हम लोग उसको जोड़ देंगे। अगर 4 की बोलते हैं, वस्तु की कीमत 4 पे बोलते हैं ना, तो 16 6 22 होता, तो जिसका बोले वो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, अर्थात D1 + D2 का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
बजट रेखा, देखिए बजट रेखा क्या लिख रहा है दोस्तों, 3x बराबर 20, 3x प्लस 4y बराबर 20 की ढाल क्या होगी, यानी स्लोप निकालना है। तो ये क्लास 11 का कंसेप्ट होता है जो कि मैथ्स में आता है। स्लोप का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो यहाँ से c का फॉर्मूला अगर आप लोग निकालते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा हमेशा जब भी स्लोप निकालिएगा, ये जो होता है फार्मूला m इक्वल टू होता है माइनस एक्स बाई वाई, ये हमेशा इसका कंसेप्ट होता है। तो दोस्तों मैं इसी फार्मूला के माध्यम से निकालता हूँ। देखिए माइनस तो मैं लगा दूँ एक्स, तो एक्स के यहाँ पे कितना 3 है, तो -3 हो गया, और वाई के यहाँ पे कितना 4 है, तो अर्थात -3/4। तो ऑप्शन नंबर बी, ये हमेशा याद रखिए क्वेश्चन ये आएगा। तो बजट रेखा के ढाल बोलेगा ना, तो -x/y कीजिएगा। तो देखिए एक्स का वैल्यू 3 था, यहाँ 4 है, तो 3/4, ये याद रखिएगा आप लोग, कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट, चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या होगी। ऑटोमेटिकली आप बता सकते हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं दोस्तों, चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या होगी। तो देखिए चाय की अगर कीमत कम होती है तो चीनी की मांग, तो ऑब्वियसली बात ये है कि आप लोग चीनी की कीमत की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत में अगर बढ़ रही है तो मांग तो बढ़ जाएगी ना। क्योंकि हम लोग मांग का नियम पढ़े हैं, मांग का नियम क्या बोलता है, अगर किसी वस्तु के दाम में वृद्धि हो रही है, ना, तो मांग में कमी आएगा। लेकिन किसी वस्तु की दाम में अगर कमी आ रहा है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। अर्थात देखिए P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लिए, ठीक है। तो मांग के जो नियम होता है ना, कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये नियम होती है मांग का, डिमांड्स लॉ। नेक्स्ट, गिफिन वस्तु। आगे सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, गिफिन वस्तु क्या होती है। तो गिफिन वस्तु को हम लोग बोलते हैं, यानी कि उस इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं घटिया वस्तु, अर्थात घटिया वस्तु जिसका कोई यूज नहीं है, घटिया वस्तु बोलते हैं इसे, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, गिफिन वस्तु की स्थिति में ध्यान दीजिएगा, में मांग वक्र की ढाल होगी। तो घटिया वस्तु की मांग वक्र में जो ढाल होती है हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होगी। अब ये कैसे होती है इसका कंसेप्ट मैं बता दें ताकि आप लोग कभी भूले नहीं। क्योंकि देखिए घटिया कोई वस्तु रहेगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव वे में रहती है, उस पर किसी रेट का कोई इफेक्ट्स नहीं होते, इसलिए हमेशा वो पॉजिटिव, ना उसका यूज करते ना उससे नेगलेक्ट करते, इसलिए हमेशा वो धनात्मक में होती है। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स एच के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो क्या निकालना है दोस्तों, कीमत लोच की मांग क्या होगी। तो देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्स होती है और ये वाई एक्स होती है, यहाँ पे ये मूल बिंदु होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कंसेप्ट में बता रहा हूँ, हमेशा के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर मूल बिंदु से जा रही है तो उसका मांग की लोच जो होगा हमेशा 0 होगी, क्लियर है। और अगर मूल बिंदु से अगर ऊपर है तो यहाँ पे लिख दीजिए एक होगी, और सबसे अगर ऊपर है तो एक से अधिक होगी, और मान लो यहाँ पे आ रहा है यानी वाई एच पे आ रहा है तो इन्फिनेटिव होगी, क्लियर है। अब देखिए एक्स में आ रहा है, तो अगर एक्स में आ रहा है ना तो जाए नीचे जाकर नीचे जाते जाते एक समय ऐसा है कि पूरे ही नीचे गिर जाएगा। अर्थात यहाँ से अगर आता है ये तो हमेशा 0 की ओर चल जाएगी। कहाँ जाएगी दोस्तों, ये 0 की ओर जाएगी, क्योंकि एक्स का जो वैल्यू होती है सीधी होती है, तो 0 से लेकर 180 तक हो जाती है। तो यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 0, और वाई एच में रहता है तो इन्फिनेटिव होता। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों, आप लोग ध्यान दे सकते हैं, यानी इसका आंसर हो गया इन्फिनेटिव। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, एक्स एच बोला ना, सॉरी एक्स एच के लिए हमेशा इन्फिनेटिव होगा और वाई एच के लिए 0 होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, देखिएगा, अगर जब भी एक्स एक्स के समांतर बोले, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक्स एक्स के समांतर बोलेगा ना तो कीमत की लोच जिसे इसे डिनोट करते हैं वह होगा आपका इन्फिनिटी। वही अगर वाई एच के बोलते हैं ना तो इसमें कीमत की लोच 0 होता। अगर मूल बिंदु को बोलते हैं अर्थात जिसे हम लोग 0 से ओ से डिनोट करते हैं उसमें आपकी कीमत की लोच होगा 1 होगा। ये तीनों ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अगर एक्स एच पे होगा तो इन्फिनिटी होगा, वाई एच पर बोलेगा तो 0 होगा, और अगर मूल बिंदु पे बोले तो 1 होगा, इसे हम लोग मूल बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, एक्स एक्स पे, तो एक्स एक्स पे क्या इन्फिनिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्लियर है। ये कंसेप्ट हमेशा के लिए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी साधन की कीमत की मजदूरी को क्या कहते हैं। किसी साधन, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है, किसी साधन की कीमत की मजदूरी को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। तो देखिए यहाँ से मैं इसका सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा श्रम। क्या होगा दोस्तों, श्रम। अर्थात किसी साधन की कीमत की मजदूरी को श्रम कहते हैं। अब देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि पूंजी किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आता है पूंजी की कीमत को क्या बोलते हैं, तो पूंजी की कीमत को मैं लिख देता हूँ, तो पूंजी की कीमत को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं, ब्याज। पूंजी की कीमत को हम लोग ब्याज बोलते हैं, ठीक है।
अब भूमि की कीमत को अगर बोलते हैं ना, भूमि की कीमत को लिख नहीं रहा, तो भूमि की कीमत को बोलते हैं लगान, देखते हैं, बोलते हैं लगान हासिल कर रहे हैं, तो भूमि की कीमत को लगान कहते हैं। अब पूंजी की कीमत को क्या बोलते हैं? ब्याज। बोले आपको ब्याज लग रहा है तो ब्याज बोलेंगे पूंजी की कीमत को। और दोस्तों साधन की कीमत को क्या बोलेंगे? श्रम। साधन की फिर से मैं याद करवा देता हूँ, देखिए साधन की कीमत को बोलेंगे श्रम। अब पूंजी की कीमत को क्या बोलेंगे? ब्याज। ब्याज लगता है इंटरेस्ट। और भूमि की कीमत को बोलेंगे लगान। नहीं बोलता टैक्स वसूलने जा रहे हैं लगान, तो भूमि पे होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। दो साधन श्रम एल और पूंजी के लिए उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन सबसे पहले क्या लिखा है? क्यू बराबर 5L + 3K है। तो श्रम और पूंजी की 100 इकाई के रोजगार की वस्तु की अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो सकती है। कुछ भी नहीं करना, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए क्यू का वैल्यू 5 है, नहीं 5, यहाँ पे देखिए इकाई कितना 100 है, तो इससे भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए +3, और के का भी वैल्यू भी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 500 आ गया और ये कितना आ गया 300। तो 5 और 300 कितना हो गया 800, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी। बस आप लोग को इसी प्रकार इकोनॉमिक्स बनाना है, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेटिव है, प्रेजेंट माइंड पे क्वेश्चन चलता ही है, और घबराना जरा सा भी नहीं है। क्या लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा हो। तो देखिए सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा, हमेशा याद रखना, स्थिर होगा। क्या होगा दोस्तों? स्थिर होगा इसका आंसर। साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है। अगर दक्ष की बात कर, कम से कम एक साधन, देखिए कम से कम एक साधन की मात्रा अगर बोल दिया तो स्थिर होगा, और एक से अधिक बोलता तो वो अधिक हो जाता। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। ये तो सिंपल वे में समझ में आ रहा। समूह उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु जो साधनों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस शब्द में गहराइयाँ छुपा हुआ है। समूह उत्पाद वक्र की प्रत्येक बिंदु दो साधनों के, क्या लिखा दोस्तों? दो साधनों के वैसे संयोगों को दर्शाता है जो वस्तु की। सबसे पहले समूह उत्पाद, तो समूह उत्पाद का तात्पर्य आप लोग समझ सकते। समूह उत्पाद अर्थात समान। समूह यानी क्या होता है? समान होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। जो वस्तु की समान मात्रा में उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट, दो साधन, क्या दोस्तों? देखिए ध्यान, दो साधन एल तथा के लिए उत्पादन फलन। क्यू का वैल्यू क्या लिख रहा है? देखिए ए है, एल पर इन्फिनेटिव है, और के पर सॉरी अल्फा था, यहाँ पे बीटा ही है। के लिए रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगी? तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन बोलता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 इकाई के लिए बोल रहा, ध्यान थोड़ा दीजिएगा, यहाँ पे मैं गलत थोड़ा बताया था। देखिए थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ। क्यू का वैल्यू क्या लिख रहा है? ए है, एल पर पावर अल्फा है, और के पर पावर बीटा है। यहाँ पे इकाई कितना हुआ? 0। अर्थात आप लोग बता सकते हैं, अगर मान लीजिए कि 0 यहाँ पे लिख लिया हो, तो यहाँ पे कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू तो 0 ही होगा ना। तो ऑब्वियसली ये बात है कि इसका आंसर क्या होगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो दैट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार की होती है? देखिए यू आकार की जो वक्र होती है, सबसे पहले देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाई एक्स सही है, एक्स सही है, यहाँ पे मूल बिंदु होती है। तो देखिए औसत परिवर्तनशील लागत की हमेशा जो वक्र होते हैं यू प्रकार की होती है। यू आकार की किसका होती है दोस्तों? औसत। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये बनाया हूँ, तो ये हमेशा औसत परिवर्तन की होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो औसत परिवर्तनशील लागत की आकार जो होता है वह यू आकार की होती है। चलिए नेक्स्ट, क्या लिख रहा? कॉब डगलस उत्पादन फलन। क्यू बराबर क्या लिख रहा है दोस्तों? ए एल अल्फा के बी में पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल क्या है? तो देखिए ह्रास यानी क्या होता है? देखिए शब्द को तोड़ना सीखे आप लोग इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले ह्रास बोल रहा, तो ह्रास में हम लोग सिंपल वे में बचपन से ये देखिए, मैं तोड़ देता हूँ। ह्रास यानी क्या होता है? बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, ह्रास यानी क्या होता है दोस्तों? हरासमेंट हो रहा है, यानी अर्थात कुछ कमी हो रहा, तो कमी हो रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? कमी होगा। तो देखिए ए प्लस बी तो हम लोग कर दिए, क्लियर है ना। अब हम लोग इस पर कमी दर्शाना है, तो कमी के लिए हमेशा इसको यानी कि इस टाइप से कर दीजिए ना, हो गया और क्या, ठीक है। यानी ए प्लस बी इज लेस देन 1, क्लियर है। और अगर ये बोलता है वृद्धमान, अगर वृद्धमान बोलते हैं ना, देखिए मैं इसको एक ही बार में बता देता हूँ। यानी सबसे पहले इसका ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। अब देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर बराबर के लिए बोलता, अगर बराबर के लिए बोलता तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता, ठीक है। और वही अगर क्वेश्चन में बोलता वृद्धमान बोलता ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। चलिए, और ह्रासमान बोला था तो यानी कि लेस देन 1। नेक्स्ट, क्या लिखा?
निम्नलिखित में से किस परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, परिवर्तनशील लागत। तो परिवर्तनशील लागत उस लागत को कहते हैं जो हमेशा अस्थायी नहीं होता, अर्थात परिवर्तन होते हैं। देखिए मकान का मासिक किराया, देखिए मकान का मासिक किराया हमेशा फिक्स होता है। आप लोग कहीं रेंट पे अगर भी रहे होंगे ना, तो वो देखते हो अगर 1,000 रेंट है तो मंथली आपका 1 ही 1,000 चलेगा। ये इंस्टॉलमेंट भी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। अस्थायी कर्मचारी का वेतन, देखिए अस्थायी तो फिक्स है, अस्थायी कर्मचारी का वेतन तो अस्थायी रहेगा, फिक्स रहेगा। मशीन की लागत, तो मशीन की लागत भी तो फिक्स होती है। कच्चे माल पर किया गया कार्य, तो कच्चे माल पर किया गया जो कार्य होती है दोस्तों, वो हमेशा जो होते हैं वह परिवर्तनशील लागत होती है, क्योंकि वह मौसम पे या किसी आप पे कार्य पे डिपेंड करता है, वो आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट समझ में आ रही होगा क्वेश्चन आप लोग को। नेक्स्ट, औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत, तो देखिए सबसे पहले अतिरिक्त अगर आता है तो उसे हम लोग सीमांत लागत बोलते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट समझ जाइए। जब भी औसत लागत में वृद्धि होगी, जब भी औसत लागत में वृद्धि होगी ना, तो तो उस समय जो सीमांत लागत होता है ना, वो औसत लागत से अधिक होती है, अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्पादन फलन Q = 5L 0.5 K 0.5, यहाँ पे नोट कीजिए आप लोग, Q क्या 0.5 0.5 पैमाने का प्रतिफल होगा। तो ये जो होगा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा 0.5 और यहाँ यानी दोनों में वे में हम लोग क्या लिखा 0.5, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 0.5 यहाँ भी है। तो ये जब दोनों सेम है तो उसे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों स्थिर प्रतिफल का प्रदर्शित कर रहा है, स्थिर है यानी कि सेम है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, एक वस्तु की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है, इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लोच क्या होगी। देखिए जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं इसके बारे में पूरे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा सा भी कन्फ्यूजन ना हो तो ना हो। देखिएगा सबसे पहले अगर मैं, देखिए यहाँ पे कलर चेंज करो, अगर मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से अगर खींची जाती है तो उसका वैल्यू होता है 1, मूल से खींचे तो 1 हो गया, और अगर मूल बिंदु से अगर नीचे खींच रहे हैं तो यानी कि <<1। क्लियर है दोस्तों। और अगर मान लीजिए एक्स पे आ गया तो ये तो मैं भी बताया था क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे आ रहा तो यानी कि ये जो ना <<1 हो जाएगा, और ऊपर जा रहा तो ये इन्फिनिटी में आती है, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या क्या बोल रहा है आप लोग, यहाँ पे ये बोल रहा, तो ये क्या होगा 1 से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 से अधिक होगा। क्लियर है, और ये हमेशा क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो, और एक और कंसेप्ट मैं दे देता हूँ, देखिएगा ध्यान से एकदम, हमेशा के लिए क्वेश्चन ये आएगा क्वेश्चन। मान लीजिए ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये मान लीजिए मूल बिंदु है, अगर एक्स एक्स के समांतर जा रही है, अगर एक्स एक्स के समांतर जा रही है ना, तो देखिए इसमें जो होगी, यानी अगर एक्स एक्स के समांतर है तो उसमें मांग की जो लोच होगा अभी मैं बताया था इन्फिनिटिव होगी, और वही दोस्तों वाई एच के समांतर जा रही है तो उसमें जो मांग की जो लोच होगा वह 0 होगी, और अगर मूल बिंदु पे है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो एक्स में इन्फिनिटिव, वाई में 0, मूल बिंदु पर 1 होती है। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर सी था, यानी 1 से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर थी ना, हाँ तो 1 से अधिक हो गया। मांग अधिक की स्थिति तब होती है जब, मांग अधिक यानी क्या होता है अधिकतम से अधिक, मांग अधिक की स्थिति होती है जब, तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं बताता हूँ, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। अब पूर्ति का नियम क्या होता है, अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होगी, अर्थात देखिए पूर्ति का नियम में जो होता है ना, कीमत और पूर्ति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है, कीमत और पूर्ति जो होती है ना एक दूसरे के समानुपाती होती है। अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है ना तो पूर्ति भी वृद्धि होगी, अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी आ रही है तो पूर्ति में भी क्या होगी, कमी आएगी। लेकिन मांग के नियम जस्ट उल्टा होता है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांग में घटती है। नेक्स्ट, बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसे आप लोग जब भी सत्य वाला बोले आप ध्यान से पढ़िएगा। बाजार संतुलन, संतुलन नहीं क्या होता है बराबर, मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, हाँ बाजार संतुलन में मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। मांग अधिक के शून्य होती है, हाँ जरूर होती है, अधिक के शून्य होती है, पूर्ति अधिक के शून्य होती है, दोनों होती है, तो यानी कि इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 3% की वृद्धि होती है। सबसे पहले कीमत में कमी कर रहे हैं, देखिए
तो वृद्धि में यानी पूर्ति में क्या हो रहा है, बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ से कमी से यहाँ वृद्धि हो रही है। सबसे पहले तो बेलोचदार होगी, क्या होगी दोस्तों, बेलोचदार होगी। अब कैसा हो गया, सापेक्षित यानी उसी के विथ रिस्पेक्ट में आ रहे हैं ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि सापेक्षित बेलोचदार, सापेक्षित यानी उसी के विथ रिस्पेक्ट में ना, इसलिए लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो फर्म की कीमत वस्तु की कीमत का उत्पादन करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा जीरो होगा। क्या होगा, अल्पकाल है तो जीरो मार दीजिएगा। नेक्स्ट, एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति क्या होगी, तो कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों समानुपाती होती है। नेक्स्ट, इसका आंसर मैं केवल बता रहा हूँ। बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब, तो पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न उस समय होती है जब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने में साम्य कीमत में होती है, तो साम्य कीमत में जो होगा इसका आंसर नंबर होगा बी, यानी कि कमी होगी। नेक्स्ट, बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता व्यवहार में क्या होती है, तो फर्मों के बीच जो प्रतियोगिता के व्यवहार जो है ना, उसमें वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी। एक एकाधिकार, सबसे पहले एकाधिकार जानते होंगे। एक एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक एक के बराबर होती है जब, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सीमांत आय शून्य होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगी इसका आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए होगी। नेक्स्ट, किसी, क्या लिखा, सॉरी 37 क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक उस समय होती है जब एकाधिकार, यानी कि एकाधिकार की परिस्थिति में वह ऋणात्मक होती है, क्योंकि सब एक जैसा हो गया ना ये। नेक्स्ट, मांग वक्र का आकार क्या होगी ताकि कुल आगम एक क्षैतिज रेखा हो, तो क्षैतिज रेखा एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, एक होता है क्षैतिज रेखा, तो इसमें क्षैतिज रेखा की बात कर रहा, तो क्षैतिज रेखा जब भी बोलेगा ना तो वह आयताकार वे में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, आयताकार परवलय होती है। ठीक है, मैं बना देता हूँ, देखिए ताकि कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। इस टाइप से हो गया परवलय, यानी इस टाइप से हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरते हुए धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो, तो सरल रेखा की अगर बात करेगा दोस्तों, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा मांग अक्ष के समांतर हो, मांग जो है ना अक्ष के समांतर हो, तभी ये होगा ना ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंस, नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की, क्या लिख रहा, वस्तु की, ध्यान दीजिए ना, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, नहीं जा रहा क्या ये, नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 6 इकाई के उत्पादन, 6 इकाई के उत्पादन में कुल संप्रीति होगी, तो यहाँ क्या होगा 6 इकाई ना, तो 6 की बोली रहा, तो देखिए 6 यहाँ पे लेंगे, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग को जोड़ देना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों 10 है, फिर कितना है 8 है, फिर कितना है दोस्तों 6 है, फिर कितना है 4 है, फिर कितना है 2 है, फिर कितना है 0 है। आप लोग अगर नहीं समझ तो मैं बता देता हूँ कहाँ से, देखिए सबसे पहले 10 जोड़ा हूँ, फिर 8 जोड़ा हूँ, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, ये 0 है। क्यों नहीं, क्योंकि 6 इकाई तक बोला था, यानी 6 यहाँ तक है ना, ये लिया, अब जोड़ दिए 10 18 से 24 4 28 2 30, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी, यानी 30। आप लोग को ऐसा क्वेश्चन में सभी को सम प्राप्ति बोला ना, इसलिए मैं ऐड कर दिया था, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और अपना कमेंट जरूर बॉक्स कीजिएगा, और अपने दोस्तों पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हुई तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर ऑन फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण मैं नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।